तो आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री शुरू करते हैं, जिसमें रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स आज हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने से पहले थोड़े सा हम आपको इंट्रोड्यूस कर दें। क्या है कि जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, और वो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ये जो अभिकारक है इसी को हम क्रियाकारी पदार्थ भी कहते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारी पदार्थ ही किस में परिवर्तित होते हैं, उत्पादों में, प्रोडक्ट में परिवर्तित होते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया किस ओर जाएगी, किधर की ओर गति करेगी, तो जिस ओर, जैसे जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है, तो उस पूरे सिस्टम में, उस पूरे तंत्र में जिधर भी मुक्त ऊर्जा की कमी होगी, याद रखें, उस पूरे रासायनिक अभिक्रिया में, उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो सिस्टम है, उस सिस्टम में जिधर भी फ्री एनर्जी लॉस होगी, मुक्त ऊर्जा की जिधर कमी होगी, उधर ही क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया उसी ओर गति करेगी। राइट। अच्छा, अब इसमें हम ये देखें कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो हर समय एक समान गति से नहीं होती हैं, उनकी गति अलग अलग होती है। मीन्स क्या है, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, मतलब कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो बहुत ही तेज़ी से हो जाती हैं, और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो काफ़ी स्लो होती हैं। जैसे अभी मैं आपको एक उदाहरण दूं, सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट में यदि हम सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करा दें, अभी मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन लेकर के हम सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्शन कराएं, तो हमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बहुत ही फास्ट बनता है, बहुत ही मतलब तुरंत का तुरंत बन जाता है। यानी कि यह एक ऐसी अभिक्रिया है जो क्या है, बहुत ही फास्ट है। ऐसा जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, ये रिएक्शन लिख रहा हूँ, सिल्वर नाइट्रेट, इसको आयनिक फॉर्म में हम लिख रहे हैं AgNO3। तो इसमें सिल्वर पॉजिटिव आयन, NO3 नेगेटिव आयन है, और ये कैसा है, एक्वस है, जलीय है। ओके, इसका रिएक्शन हमने किससे कराने को बोला, सोडियम क्लोराइड से। सोडियम क्लोराइड से, ये भी क्या है, एक्वस है। अब ये जो रिएक्शन होगा, सिल्वर क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा AgCl, और ये जो AgCl है उसका स्टेट जो है सॉलिड स्टेट होता है, प्लस क्या बन जाएगा, ये जो बचा हुआ है नाइट्रेट और सोडियम यहाँ पे रिएक्शन करेगा, सोडियम नाइट्रेट बना लेगा, NaNO3। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये एक्वस होगा। अभी ये जो रिएक्शन लिखा है ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन है, बहुत ही तीव्र गति से रिएक्शन होता है। और इस रिएक्शन के बारे में यदि मैं बताऊं तो ये समझ लीजिए कि ये 1 सेकेंड के 1,00,000वें हिस्से में ये रिएक्शन हो जाता है, इतना फास्ट है। और ये यहीं पे समझ लीजिए, जैसे ये आयन में है ना, तो जितने भी आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती हैं ओवरऑल। तो यहाँ हम ये समझें कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत ही फास्ट होती हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत ही स्लो होती हैं। मतलब इतनी स्लो होती हैं कि उनको प्रोडक्ट बनने में महीनों महीनों का समय लग सकता है। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं, लोहे पे जंग लगना, रस्टिंग जो होती है आयरन पे, उसको जैसे लोहे के छड़ को आप खुले कहीं आसमान में नीचे रख देते हैं, तो जो मॉइस्चर होता है वायुमंडल में, जो नमी होती है, उसके द्वारा वो उस पर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, और एक जो है भूरे रंग की परत चढ़ जाती है आयरन के ऑक्साइड की, और ये रिएक्शन होने में 2-3 महीने लग जाते हैं। यानी कि ये काफ़ी क्या है, स्लो रिएक्शन है। तो अच्छा, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो मीडियम होते हैं, मतलब बहुत फास्ट भी नहीं होते हैं और बहुत स्लो भी नहीं होते हैं। तो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स में हम उसी तरह के रिएक्शन की स्टडी करेंगे, जो कि ना तो बहुत फास्ट होंगे ना तो बहुत स्लो होंगे, एवरेज स्पीड जिनकी होगी उसी का हम स्टडी करेंगे। राइट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रासायनिक बल गतिकी क्या है, केमिकल काइनेटिक्स क्या है।
ये एक ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के रेट और उनके मैकेनिज्म, यानी कि आप कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की दर और उनकी क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है। किसमें? केमिकल काइनेटिक्स में। तो बस ये तो कहीं ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन जानकारी के लिए रख लीजिए क्या चीज़, कि रासायनिक बलगतिकी में हम रासायनिक अभिक्रियाओं की दर और उनकी क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं, राइट। हाँ, तो ये मैंने मेंशन कर दिया रासायनिक बलगतिकी क्या है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर। अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर क्या होता है, इसको हम समझते हैं। जैसे कोई भी अभिक्रिया होती है तो इसमें होता क्या है, जो अभिकारक है, अभिकारक को ही हम क्या कह रहे हैं, क्रियाकारी पदार्थ है, वही क्या बनता है, उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो जब भी कोई रिएक्शन होगा तो जो अभिकारक है, जो क्रियाकारी पदार्थ है और जो उत्पाद है, इसके जो कंसंट्रेशन है, जो इसके सांद्रण है, उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से परिभाषित करेंगे कि एकांक समय में, इकाई समय में किसी भी क्रियाकारी पदार्थ का या किसी भी उत्पाद के सांद्रण में जो होने वाला परिवर्तन है वही अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहलाता है। क्या समझ में आया? एकांक समय में क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहते हैं। ऐसे आप कह सकते हैं इकाई समय में राइट। तो ये बात समझ में आ गई, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर क्या होती है। ओके, यदि हम यहाँ से फार्मूला लिखने की कोशिश करें, जैसे आपने परिभाषा लिखा कि इकाई समय में किसी भी क्रियाकारी पदार्थ या किसी भी उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर बराबर किस में हुई? क्या परिवर्तन हो रहा है, किसके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है? या तो क्रियाकारी पदार्थ जिसको अभिकारक करें या तो उत्पाद। तो ऐसे लिख दें क्रियाकारी पदार्थ या क्या चीज़, उत्पाद, प्रोडक्ट के सांद्रण में परिवर्तन। इसमें आप किससे भाग दे दीजिए, ये कितने समय में, जैसे क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद के सांद्रण में जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन कितने समय में हुआ है, उसी से आप भाग दे देंगे तो दर निकल जाएगा। यानी कि परिवर्तन में लगा समय, इसी से भाग दे दीजिए, परिवर्तन में लगा समय, राइट। ये बात तो समझ में आ गई होगी कि अभिक्रिया की वेग या अभिक्रिया की दर क्या होगी। क्या लिखा? क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। ये हो गया आपकी अभिक्रिया का दर। अब यदि हम इसकी इकाई लिखें, अभिक्रिया के दर की इकाई लिखें, तो जैसे सांद्रण है तो सांद्रण के लिए सांद्रण की यूनिट आप क्या लिख देंगे? सांद्रण की यूनिट लिख देंगे जैसे मोल पर लीटर। सांद्रण की जो इकाई होगी, जैसे ऊपर जो लिखा हुआ है सांद्रण में परिवर्तन, तो सांद्रता की यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर। और उसमें किससे भाग दिया? समय से, तो सेकंड से भी हो जाएगा। यानी कि इसकी इकाई अभिक्रिया के वेग या दर की जो इकाई होगी, इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी मोल, इसी का पहले तो ऊपर सांद्रण का लिख लीजिए मोल पर लीटर। पर लीटर को क्या लिख देंगे? लीटर इनवर्स। और सेकंड से भी भाग हुआ है, समय से भी भाग हुआ है, तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो मोल पर लीटर सेकंड कह सकते हैं, या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। या यदि हम इस समय को मिनट में ले लें तो मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स, ये भी हो सकता है। ठीक है। और यदि हम ये कब है, ये इस कंडीशन में है यदि हम ये कहें कि जो हमारा क्रियाकारी पदार्थ है, याद रखें जो अभिकारक है, जो क्रियाकारी पदार्थ है,
वो यदि क्रियाकारी पदार्थ गैसीय अवस्था में है, क्या क्रियाकारी पदार्थ और ये जो प्रोडक्ट है किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है, तो इकाई को हम क्या लिख देंगे, यही इकाई हम लिख देंगे तो वायुमंडलीय दाब होगा ना, वायुमंडलीय होगा तो ATM एटमॉस्फेरिक सेकेंड इनवर्स, या फिर कह दें ATM और मिनट इनवर्स। यही सांद्रण के जगह पे जो मोल लीटर इनवर्स लिखे हुए हैं इसके जगह पे क्या है, वायुमंडलीय हो जाएगा और सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम थोड़े सा इसमें आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने अभिक्रिया की दर पढ़ लिया या अभिक्रिया का वेग पढ़ लिया। बेसिकली जैसे जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो अभिक्रिया की दर है, ये दो तरह का हम लोग पढ़ते हैं। एक तो एवरेज रेट पढ़ते हैं, औसत दर पढ़ते हैं, और एक तात्क्षणिक दर पढ़ते हैं, इंस्टेंट रेट पढ़ते हैं। तो अभी मतलब ये हम ऐसे समझ लीजिए कि अभिक्रिया की दर के लिए दो तरह का हम स्टडी करेंगे, एक औसत एवरेज रेट पढ़ेंगे और एक इंस्टेंट रेट पढ़ेंगे। तो अभी मैं बता दूं कि जो औसत दर है, अभिक्रिया की जो औसत दर होती है उस पे हम कोई बहुत डिस्कस वैसे तो समझाएंगे, लेकिन इससे जो है हम अभिक्रिया की दर को बहुत ज़्यादा जस्टिफाई नहीं करते हैं। अभी मैं लॉजिक बता रहा हूँ। हाँ, तो जैसे अभी बताया, अभिक्रिया के दर की गणना जो है दो तरह से की जाएगी। पहला क्या है, एक एवरेज रेट होगा, औसत दर होगा, और दूसरा क्या होगा, तात्क्षणिक दर होगा। तो पहला जो औसत दर है इसका तो केमिकल काइनेटिक्स में बहुत यूज नहीं है, लेकिन थोड़े सा इसको जानेंगे तो फिर ये तात्क्षणिक दर, इंस्टेंट रेट हम लोगों को समझने में आसानी होगी। तो अभिक्रिया की औसत दर को यदि हम परिभाषा के रूप में देखें तो परिभाषा के रूप में तो हम ऐसे ही लिखेंगे, क्या जो ऊपर हमने लिखा हुआ है अभिक्रिया के वेग या दर की जो परिभाषा लिखा है, बिल्कुल सेम वही फार्मूला। अभिक्रिया की औसत दर क्या होती है, क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे क्या होगा, परिवर्तन में लगा समय, जैसे ऊपर जो आपने पढ़ा हुआ है। इसके लिए हम आपको जल्दी से डिस्कस कर लें, एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं। कौन सा, एक उदाहरण ले लेते हैं, एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं। क्या, एक रिएक्टेंट A है, अभिकारक A है, क्रियाकारी पदार्थ A है, जो किस में बदल रहा है, B में बदल रहा है। A क्या है, क्रियाकारी पदार्थ है, B क्या है, प्रोडक्ट है, उत्पाद है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, इसको यहाँ पे समझते हैं। जब अभिक्रिया होगी तो A का जो कंसंट्रेशन है, A की जो सांद्रता है वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। जाहिर सी बात है, ये अभिक्रिया में जो अभिकारक है, जो क्रियाकारी पदार्थ है, इसकी सांद्रता में कमी होगी, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई कि A के सांद्रण में कमी होगी। यहाँ पर दोनों चीज़ें एक साथ समझते हैं। क्या, पहला, A के सांद्रण में क्या हो रही है, कमी हो रही है। A के सांद्रण में कमी, और लगे हाथ यहाँ पर हम ये दूसरा वाला लिख देते हैं, क्या, B के सांद्रण में वृद्धि होगी। जब A की सांद्रता कम होगी तो वही धीरे धीरे प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि B के सांद्रण में क्या होगी, वृद्धि होगी। B के कंसंट्रेशन में वृद्धि हो गई। ये बात हो गई। अब ज़रा समझें, मान लीजिए जब रिएक्शन शुरू हो रहा है उस समय T1 टाइम है, ये सपोज किया गया, यानी कि T1 टाइम में जो सांद्रण है, ये जो अभिकारक है, जो क्रियाकारी पदार्थ है, उस समय T1 टाइम में इसकी सांद्रता क्या है, A1 है। ये हमने मान लिया। T1 समय में A की सांद्रता कितनी है, T1 समय में A का सांद्रण कितना है, A1 है। और ध्यान दें, सांद्रता को बड़े ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं। तो T1 समय में क्रियाकारी पदार्थ A का सांद्रण A1 है। T2 समय में जब रिएक्शन शुरू हो गया, T2 समय में जो सांद्रण हो गया वो कितना हो गया, A2 हो गया। ठीक इसी तरह से हम क्या मान लें,
यहाँ भी सेम यही बी के सांद्रण में जो वृद्धि हो रही है उसमें भी हम यही मान रहे हैं। क्या T1 समय में जो बी का सांद्रण है वो मैं कितना मान लिया, B1 मान लिया। और T2 समय में बी का जो सांद्रण हुआ, जब अभिक्रिया हो रही थी, प्रोडक्ट बन रहा था, तो T2 समय में बी की सांद्रता कितनी हो गई, P2 हो गई। अब जरा देखो भाई, अभी मैंने बताया जब रिएक्शन होगा तो क्रियाकारी पदार्थ यानी अभिकारक के सांद्रण में कमी होगी। यानी कि यहाँ पर आप देखें, यदि हम सांद्रण में कमी निकालें, ए के मोलर सांद्रण में कमी यदि निकालें तो कैसे हम निकालेंगे, जितना बाद में सांद्रण बचा है उसमें से पहले वाले सांद्रण को माइनस करेंगे, यानी कि A2 में से किसको माइनस करेंगे, A1 को। और ज़रा सोचिए, जब इस क्रियाकारी पदार्थ A के सांद्रण में कमी आ जा रही है तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे सांद्रण क्या होगा, कम होता जाएगा। यानी A2 की वैल्यू कम होगी, A1 की वैल्यू ज़्यादा होगी। और A2 में से A1 को जब हम घटाएंगे तो ये जो वैल्यू आएगी, हम मान लो डेल्टा, वही डिफरेंस को डेल्टा से निरूपित करते हैं, ये जो सांद्रण में कमी आ रही है उसको डेल्टा से निरूपित कर रहे हैं। और A2 में से A1 को जो माइनस किया गया है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, मान लो डेल्टा ए। तो डेफिनेटली यदि डेल्टा ए की वैल्यू आप देखेंगे तो आप देखें A2 का मान कम है, A1 का मान ज़्यादा है, तो A2 में से A1 को घटाएंगे तो ये नेगेटिव आएगा। बाद में हम लोग लिखेंगे इसको। और समय अंतराल कितना हुआ, समय जैसे T1 से वैसे स्टार्ट हुआ था रिएक्शन, T2 समय तक हुआ है, तो जो समय में परिवर्तन है, समय अंतराल आप कह सकते हैं, जो समय अंतराल है वो कितना हो गया, वो हो गया T2 माइनस T1। समय अंतराल कितना हो गया, T2 माइनस T1। और T2 माइनस T1 को भी क्या लिख दें, डिफरेंस है, इसको डेल्टा, डिफरेंस को डेल्टा से निरूपित करते हैं। तो ये बात होगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हम देख लें बी के मोलर सांद्रण। अच्छा, बी के मोलर सांद्रण में जैसे क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो उत्पाद है उसकी सांद्रता बढ़ रही है। तो यहाँ जो T1 समय, यानी कि शुरू में जो बी का सांद्रण था B1 और बाद में जो सांद्रण हुआ B2, तो हम तो बाद के सांद्रण से पहले के सांद्रण को घटाएंगे तो यहाँ B2 बड़ा होगा क्योंकि सांद्रता बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम निकालें कि सांद्रण में परिवर्तन, यहाँ पर जब B2 के सांद्रण में हम परिवर्तन निकालें तो ये कितना हो जाएगा, B2 माइनस B1 हो जाएगा। B के मोलर सांद्रण, अच्छा ये परिवर्तन क्या है, वृद्धि है। B के मोलर सांद्रण में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। और यहाँ पर जब हम B2 में से B1 को माइनस करेंगे तो ये तो हम मानेंगे डेल्टा B ही, लेकिन ये जो डेल्टा B होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि B2 इज़ ग्रेटर दैन B1। और यहाँ भी जो समय अंतराल होगा वो सेम होगा। समय अंतराल यदि निकालें तो दोनों एक साथ रिएक्शन हो रहे हैं ना, मतलब इस अभिकारक का उत्पाद में बदलना, जितने समय में ये कम होगा उतने समय में वो बढ़ेगा। तो यहाँ भी जो समय अंतराल होगा T2 माइनस T1 होगा, और इसको हमने क्या कह दिया, डेल्टा T कह दिया। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। डेल्टा क्या बता रहा है, डेल्टा जो है किसी भी दो क्वांटिटी में डिफरेंस को बता रहा है, अंतर को बता रहा है। जैसे A2 में से A1 को माइनस किया, T2 में से T1 को माइनस किया, ये बता रहा है वो। ओके, अब देखें, अब हम अभिक्रिया की औसत दर यहाँ पे निकाल रहे हैं ना। अभिक्रिया की औसत दर यहाँ पर A के लिए, अभिक्रिया की औसत दर, तो अभिक्रिया की औसत दर आप क्या लिखेंगे, यहाँ दर का मतलब क्या होता है, अभी अभी आपने पढ़ा एकांक समय में, और एकांक समय निकालने के लिए जो समय अंतराल है उससे भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, डेल्टा A अपान डेल्टा T। और यहाँ ध्यान ये देना है कि चूँकि डेल्टा A नेगेटिव है तो वो मैंने यहाँ पे नेगेटिव दे दिया। तो अभिक्रिया की औसत दर किसके लिए, क्रियाकारी पदार्थ A के लिए। उसी तरह से अभिक्रिया की औसत दर यदि हम यहाँ पर निकालें, B के लिए निकालें, तो अभिक्रिया की औसत दर यहाँ पर जो होगी, अभिक्रिया की औसत दर
वो क्या लिख देंगे, यहाँ पर तो वृद्धि हो रही है तो यहाँ तो पॉजिटिव ही रहेगा, डेल्टा बी अपान डेल्टा टी। ये चीज़ यहाँ पर हो गया, राइट। यहाँ की बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर ज़रा समझें, ए के सांद्रण में जो होने वाली कमी है, ए के सांद्रण में जो कमी हो रही है उसकी दर और बी के सांद्रण में जो वृद्धि हो रही है उसकी दर, दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों एक साथ घटनाएं घट रही हैं, एक ही अभिक्रिया का हिस्सा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए के सांद्रण में होने वाले कमी की दर बराबर है बी के सांद्रण में होने वाली वृद्धि की दर। तो यहाँ एक सेंटेंस हम लिख देते हैं, बिल्कुल विजिबल है, दिख रहा होगा क्या, ए के सांद्रण में, ए के सांद्रण में होने वाले, क्या हो रहा है, होने वाली कमी की दर बराबर होगा बी के सांद्रण में होने वाली वृद्धि की दर। और ये किसके बराबर हो जाएगा, जैसे ए के सांद्रण में होने वाली कमी की दर क्या है, माइनस डेल ए बाई डेल टी इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, डेल बी बाई डेल टी। ये चीज़ समझ में आया, दिख रहा, ओके, क्लियर। तो ये हमारा डिस्कस रहा किसके लिए, अभिक्रिया की औसत दर के लिए, बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब इसका आप एक पिक्स ले लीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है हमारा रासायनिक बलगतिकी, शुरू में अभिक्रिया का, ये रासायनिक बलगतिकी क्या है वो थोड़ा सा पढ़ा, फिर अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर क्या होती है उसको पढ़ा, फिर अभिक्रिया की औसत दर क्या होती है। तो इसका एक पिक्स आप यहाँ से ले लीजिए और थोड़े सा मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, दूसरा पिक्स यहाँ से ले लीजिए, क्लियर। अब अगला इंट्रोडक्शन हम फिर आपको दे रहे हैं। अब ये अगला टॉपिक है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यहीं से केमिकल काइनेटिक्स की अच्छी से शुरुआत होती है, और वो है अभिक्रिया का तात्क्षणिक दर, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए क्या है, थोड़े सा इसको हम समझें तो ये देखेंगे कि किसी भी अभिक्रिया का वेग जो है, किसी भी अभिक्रिया की दर जो है, अभिकारक के सांद्रण पर, कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। ये तो बात समझ में आ रही है। जो जितना ज़्यादा कंसंट्रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी उसका तगड़ा होगा, ज़्यादा होगा, इन जनरल, हमेशा नहीं, इन जनरल। तो अच्छा, जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, अभिकारक का जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन कम होगा, और जब कंसंट्रेशन कम होगा तो समय के साथ अभिक्रिया की औसत दर भी क्या होगी, औसत वेग भी क्या होगी, कम होगी। अच्छा, अब क्या है, यदि हमें कहीं औसत दर निकालनी है तो किसी भी सेम समय अंतराल के बीच में, जैसे तुरंत का समय अंतराल ले लीजिए, शुरू में 2 मिनट 1 सेकंड 10 सेकंड का समय अंतराल ले लीजिए, और उसी अभिक्रिया में बाद में 10 सेकंड या 1 मिनट का समय अंतराल ले लीजिए। उतने समय में जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, अभिक्रिया की दर निकालते हैं, तो औसत अभिक्रिया की दर दोनों में अलग अलग आ जाएगी। मैं जो कह रहा हूँ समझ रहे हैं। जैसे चूँकि क्या है, अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर कर रही है, अभिकारक के सांद्रण, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करती है, लेकिन अभी के लिए इतना समझ रहे हैं कि अभिकारक का सांद्रण इसमें एक रिएक्शन, एक कारक है, एक फैक्टर है। तो जैसे जैसे रिएक्शन होगा, आगे बढ़ेगा, अभिकारक की सांद्रता में कमी आएगी, और फिर क्या होगा, जब सांद्रता में कमी आएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो समान समय अंतराल में शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन निकालें, फिर बाद में निकालें, तो दोनों सेम नहीं आएंगे। इसीलिए केमिकल काइनेटिक्स में जो औसत दर होती है उसका बड़ा उपयोग नहीं होता है, बल्कि किसका उपयोग होता है, तात्क्षणिक दर का उपयोग होता है। और ये जो है अभिक्रिया के लिए किसी क्षण विशेष पर, किसी एकदम एट इंस्टेंट, तुरंत का तुरंत, उस समय हम अभिक्रिया की दर को निकालते हैं। यानी कि अभिक्रिया के लिए किसी क्षण विशेष पर निर्धारित की गई दर को क्या कहते हैं, तात्क्षणिक दर कहते हैं। एक लाइन में आप ये समझ लीजिए। हाँ,
तो ये देखिए अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर, जैसे मैंने बताया कि अभिक्रिया के लिए किसी क्षण विशेष पर, जैसे अभिक्रिया हो रही है और किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम नहीं बल्कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर जो हम रेट डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, वो जो है क्या कहलाता है, तात्क्षणिक दर कहलाता है। तो इसकी परिभाषा कैसे दी गई? इसकी परिभाषा इस तरह से दी गई कि किसी निश्चित क्षण पर, मतलब किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर, मतलब 1 सेकेंड के 1000वां हिस्सा ले लो, लाखवां हिस्सा ले लो, उस टाइम में किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग आ रही है वही क्या कहलाएगी, तात्क्षणिक दर कहलाएगी। राइट, ये तो समझ में आ गया। मीन्स क्या है, आप ये कह सकते हैं कि तात्क्षणिक दर में डेल्टा टी का मान क्या होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है। यही तो बात हो रही ना, तात्क्षणिक दर में डेल्टा टी का मान क्या होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है। ओके, ये बात समझ में आ गई। और यदि आप देखें तो मैथ में इसी डेल्टा के जगह पे हम किसका, डी का प्रयोग करते हैं। मैथ में जैसे जब आप कैलकुलस पढ़ते हैं तो उसमें आपको बताया गया होगा, इसी डेल्टा के स्थान पे डी का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख लें कि यदि हम अभी बताया कि जैसे डेल्टा टी का मान अत्यंत सूक्ष्म होता है, मतलब क्या, ये जीरो तो नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि डेल्टा टी जीरो की तरफ जा रहा है, इतना कम है कि वो जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो की तरफ जा रहा है। तो आप एक सिंपल वे में ये भी कह सकते हैं कि जो तात्क्षणिक दर होती है वो क्या कर लो कि जो औसत दर है, और औसत दर में जो डेल्टा टी आया हुआ है उसी डेल्टा टी को किधर कर लो, लगभग जीरो की तरफ कर दो, तो वो तात्क्षणिक दर में बदल जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो हम इसको क्या कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, यानी कि तात्क्षणिक दर को हम ऐसे कह सकते हैं, औसत दर आपने क्या निकाला था, याद करिए। औसत दर आपने ऐसे लिखा था ए के लिए डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, और याद करिए ये चीज़ माइनस में था। ठीक है, और यदि इसको तात्क्षणिक में, ये तो औसत दर थी, और इसको तात्क्षणिक में बदलना है तो यही डेल्टा टी को आप कहाँ भेज देंगे, जीरो की तरफ भेज देंगे। और औसत दर में और क्या बताया गया था, यही जो डेल्टा ए है, जितना सांद्रता में कमी आ रही थी ए के, वही उसी दर से डेल्टा बी के सांद्रता में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। उत्पाद जो था उसके सांद्रता में वृद्धि हो रही थी। तो यहाँ भी हम क्या कर लें, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर लें। राइट, ये बात समझ में आ गई। ये हो गया तात्क्षणिक दर। और अभी मैंने आपको बताया कि मैथ में इसी डेल्टा को डी कहते हैं। तो जब डी कहते हैं तो ये डेल्टा, ये जो डेल्टा लिखा हुआ है इसको अब हम लिख लें माइनस डी ए अपान डी टी। और उस केस में अब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो ख़त्म हो गया। ठीक है ना, कैलकुलस में ऐसे लिखते हैं, मैथ में ऐसे लिखेंगे। उसी तरह से इसको क्या लिख दें, डी बी अपान डी टी। वैसे तो एक्चुअल में क्या पढ़ेंगे, डी डी टी ऑफ बी, और इस तरह से ब्रैकेट में बी का मतलब क्या है, बी की सांद्रता, बड़ा ब्रैकेट लिखा है केमिस्ट्री में, इसका मतलब हम उसकी सांद्रता की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा, एक जनरल रिएक्शन हम यदि आपको दे दें एक एग्जाम्पल के तौर पे, थोड़े सा समझ लीजिए। तो ऐसे लिखे हैं, ये अभिकारक है ए बी, ए प्लस बी। अच्छा, ये ए क्या है, ए मोल लिया गया है किसका, अभिकारक ए का, बी मोल लिया गया है अभिकारक बी का, और मान लो रिएक्शन करके इन्होंने प्रोडक्ट बनाया। ये तो क्रियाकारी पदार्थ हो गए। ध्यान देना, क्रियाकारी पदार्थ कौन है, ए और बी हैं, जबकि स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है, इतनी मात्राएं ली गई हैं उनकी, जैसे 2a + 5b ऐसे हो। और ये क्या बन गया, मान लो दो प्रोडक्ट बन गया, सी और डी बन गया, और इसमें सी और डी जो बना, मान लो स्मॉल सी मात्रा में बना और ये स्मॉल डी मात्रा में बना। तो जो तात्क्षणिक दर आप कहेंगे, तात्क्षणिक दर जब इसमें आप लिखेंगे
तो क्या लिखेंगे, ये तो क्रियाकारी पदार्थ हैं, अभिकारक हैं, तो ये नेगेटिव में होंगे। और ध्यान दीजिए जब हमने आपको बताया था तो A टेंस टू B बताया था ना, A B में बदल रहा था, ये A मोल है, तो A मोल से हमें क्या करना होगा, भाग देना होगा ना, मतलब ताक्षणिक दर आप निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, ये पहली बात तो ये है कि अभिकारक यानी क्रियाकारी पदार्थ माइनस होगा, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे dA/dt लिखेंगे। और इसमें भी एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये A मोल है ना, तो हम इसके 1 मोल के लिए निकालेंगे, यानी कि A से भाग दे देंगे, तो ये चीज़ हो गया। फिर क्या यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसके लिए B वाले के लिए क्या लिख दें, ये भी तो अभिकारक ही है ना, क्रियाकारी पदार्थ ही है, इसलिए माइनस ही होगा, राइट। और ये दोनों उत्पाद हैं, इसलिए इन दोनों के क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो 1/C अब तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और 1/D ऐसे हम लिखते हैं। ये तो हमने क्या लिख लिया, ये हमने आपको अभिक्रिया की ताक्षणिक दर बता दिया, ठीक है। अब यहीं से फिर अब हम लोगों का थोड़ी सी एक चीज़ पढ़ लें, ये तो हम लोगों ने ताक्षणिक दर पढ़ लिया, ताक्षणिक दर क्या है, और यहीं से अब रेट ऑफ रिएक्शन में ऑर्डर मिलेगा, अभिक्रिया की कोट वगैरह मिलेगी जो इम्पॉर्टेंट होगा। अभी यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ हम डिस्कस ये कर लेते हैं आज का टॉपिक ख़त्म करने से पहले, कि ये जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये कारक ज़रा देख लीजिए, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो पहला तो हम लोग देख लेते हैं जो अभिकारक है, जो क्रियाकारी पदार्थ जिसको आप कह रहे हैं, उसकी प्रकृति। पहला क्या हो गया, अभिकारकों की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। इसमें क्या हम आपको समझाएंगे, इसमें हम आपको ये बता दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी अभिकारक ऐसा है जो ध्रुवीय है या आयनिक है, तो अभी शुरू में ही बताया था कि जो भी ध्रुवीय पदार्थ होते हैं उनके अभिक्रिया की गति बहुत ही तेज होती है। तो जाहिर सी बात है अभिकारक यदि ध्रुवीय है या आयनिक है तो अभिक्रिया की गति तीव्र होगी। तो अभिकारक की प्रकृति पर निर्भर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें होता क्या है, किसी भी अभिक्रिया में होता क्या है कि जो पुराने बंध होते हैं, जो बॉन्ड होते हैं, वही बॉन्ड टूट करके नए बॉन्ड बनते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में बॉन्ड क्या होते हैं, फिर से व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। तो अभिकारकों की प्रकृति में पहले क्या समझ लीजिए, जैसे पहला पॉइंट तो इसमें ये लिख दिया कि यदि अभिकारक क्या है, ध्रुवीय या आयनिक है तो अभिक्रिया क्या होगी, बहुत ही तीव्र होगी। तो अभिक्रिया तीव्र होगी, ठीक है। दूसरा अभी आपको ये बताया कि किसी भी अभिक्रिया में होता क्या है कि पुराने बॉन्ड जो होते हैं वो टूट के नए बंध बनते हैं। यानी कि अभी इसमें आप ये कह सकते हैं कि पुराने बंध टूटकर नए बंध क्या होते हैं, बनते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, एक बार फिर से रीअरेंज्ड होती है, फिर से व्यवस्थित होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया की दर जो टूटने वाले बंध हैं और जो नए बनने वाले बंध हैं उनकी प्रकृति पर भी निर्भर करती है, ठीक है ना। तो अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर इन बंधों की, इन बॉन्ड्स की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, राइट। जैसे एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल ये है कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का
क्या कर दीजिए, ऑक्सीकरण कर दीजिए, तो ये बहुत स्लो रिएक्शन होगा। और वही यदि आप नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण कर दीजिए तो बहुत ही फास्ट होता है। दोनों एक जैसे लग रहे हैं। मीन्स क्या, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसे लिख दे रहा हूँ, क्या, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, राइट, गैसेज स्टेट में है, इसका हम क्या कर दें, ऑक्सीडेशन कर दें, ठीक है, क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, ये भी गैस ही है। और ये क्या है, स्लो रिएक्शन है, ये क्या है, स्लो रिएक्शन है। दूसरा मैं क्या लिख दिया, दूसरा मैं लिख दिया नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसका भी हमने ऑक्सीडेशन करा दिया, फिर ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन परऑक्साइड, ओके। और ये क्या है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन है। हुआ क्या, जैसे पुराना बॉन्ड कार्बन मोनोऑक्साइड का टूटकर नया बॉन्ड कार्बन डाइऑक्साइड का बना, और ये बनने में, यानी कि ये पुराना बॉन्ड टूटने और नया बॉन्ड बनने में काफ़ी स्लो टाइम, मतलब ज़्यादा समय लगता है, यानी कि रिएक्शन स्लो होता है। इसके अपोजिटली देखें तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड का बॉन्ड, यानी पुराना बॉन्ड टूट करके नया बॉन्ड जो परऑक्साइड का बनता है, ये बहुत तेज़ी से बन जाता है, बहुत फास्ट बन जाता है। यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि पुराने बंध टूटकर जब नए बंध बनते हैं तो अभिक्रिया की दर क्या हुई, इन बंधों की प्रकृति पर भी निर्भर करी। देखो सेम लग रहा है, लेकिन ये स्लो रिएक्शन है, ये फास्ट रिएक्शन है। तो पहली बात समझ में आ गई होगी कि अभिक्रिया की दर अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, दूसरा कहेंगे अभिकारकों का सांद्रण, इस पे तो पहले भी चर्चा हुई थी। दूसरा किस पर निर्भर करेगा, अभिकारकों के सांद्रण पर, इनका कंसंट्रेशन क्या है ये आप जान लीजिए। यदि कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रिएक्शन फास्ट होगा सामान्य रूप से। जैसे बस ये लिख दें कि अभिकारक का सांद्रण यदि बढ़ेगा तो फिर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। अभिकारक का सांद्रण बढ़ने पर अभिक्रिया की दर भी क्या होती है, बढ़ती है। दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं, तीसरा पॉइंट कह दीजिए ताप, टेम्परेचर। आप सोचिए ताप बढ़ाने पर भी अभिक्रिया की दर क्या होगी, बढ़ेगी। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। ये हो गया। जैसे कई एक जगह पे इस तरह का आया हुआ है कि जैसे कोई होमोजीनियस रिएक्शन है, समांग अभिक्रिया है, तो 10 डिग्री टेम्परेचर यदि आप बढ़ा दें तो अभिक्रिया का वेग लगभग 2 गुना हो जाता है, ठीक है। यानी कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या हो गई, बढ़ती है। लास्ट पॉइंट हम जो इसमें मेंशन कर दे रहे हैं वो क्या है, उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया के रेट को, या तो अभी तो जैसे हम बढ़ने की बात कर रहे हैं, वैसे उत्प्रेरक क्या होते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन वो अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं। तो अगला ये भी हो गया। उत्प्रेरक पे क्या बोल देंगे कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देते हैं, बढ़ा भी देते हैं, घटा भी, लेकिन खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। तो अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर कर गई, उत्प्रेरक पर भी निर्भर कर गई। और लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है सतह क्षेत्रफल। किस पे आता है, सतह क्षेत्रफल, सरफेस एरिया पर। इसको देख लीजिए क्या है सतह क्षेत्रफल। ये सिंपल आप ऐसे समझ लीजिए सतह क्षेत्रफल का, जैसे क्या है, यदि कोई अभिकारक सॉलिड है, ठोस है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल यदि आप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्या मैंने बोला, यदि कोई अभिकारक ठोस है तो उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, किसके, अभिकारक की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे कोयला है, कोयले का एक बड़ा टुकड़ा ले लीजिए, उसको जलाइए और फिर कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए, उसका एरिया बढ़ गया, मतलब उसको फैलाया, एरिया बढ़ गया, तो फिर क्या है, वो तेज़ी से जल जाएगा, ठीक है ना।
यानी कि कोयले के एक बड़े टुकड़े की तुलना में उसका जो चूर्ण होगा, उसका जो पाउडर होगा, वो तेज़ी से जलता है। तो ये निश्चित रूप से किस पर डिपेंड किया, चूर्ण होगा तो क्या हो जाएगा, वो थोड़े फैल जाएगा, उसकी सरफेस एरिया को आप बढ़ा देंगे, फैल जाएगा तो ईजिली वो जल जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया की दर सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है, लेकिन इस स्थिति में जो रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा, सॉलिड होगा, तब ये बात हो गई। तो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे, मेन मैंने पॉइंट नोट भी कर दिया है। अभिकारकों की प्रकृति, अभिकारकों का सांद्रण, ताप, उत्प्रेरक मैंने आपको डिस्कस ही कर दिया। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं। और अंतिम में क्या हो गया, सतह क्षेत्रफल, जिसमें मैंने आपको बताया कि यदि किसी ठोस का क्षेत्रफल, सतह क्षेत्रफल अधिक होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, अधिक होगा, राइट। तो ये आज हम लोगों का इंट्रोडक्शन रहा, इसका भी आप एक पिक ले लीजिए। कल हम लोग पढ़ेंगे वेग स्थिरांक और जो ऑर्डर रिएक्शन वगैरह हैं, कुछ न्यूमेरिकल हैं, ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे और कल समझेंगे, ठीक है, ओके जी।